आज हम कुछ ऐसी ही कहानियों की बात करेंगे जिसमें केवल दर्दनाक प्रेम कहानियों की दास्तान शामिल होगी। जो कहानी प्यार के दर्द से शुरू हुई हो और प्यार के एंगल पर ही खत्म हो। दर्दनाक प्रेम भरी कहानियों में सिर्फ दो प्रेमियों के दर्द की कहानियां दी जाएंगी, जिसमें प्रेमियों के प्रेम के बीच दर्द कैसे आता है ये जानने को आपको मिलेगा। आगरा के पक्की सराय एरिया की कॉलोनी में 2 बेडरूम के छोटे छोटे घर। जिन लोगों के परिवार छोटे होते हैं उनके लिए तो ऐसे घर सही हैं, लेकिन जिनके परिवार में 8-8 लोग हों, वे भला कैसे गुजारा करें। सब बड़ा घर भी तो नहीं ले सकते। इतनी महंगाई में घर का रोजमर्रा का खर्च चलाएं या बड़ा घर खरीदें। यही हालत अविनाश की भी है। उसका एक भरापूरा परिवार है, जिसमें दादा दादी, माम पापा, भैया भाभी, एक छोटी बहन और वह खुद, यानी घर में रहने वाले पूरे 8 जने, और बेडरूम है 2। अभिजीत 2 दिनों से घर नहीं लौटा था। उसकी मां सरला देवी कंपनी में पूछ आई थी। अभिजीत 2 दिन पहले कंपनी में आया था, यह चपरासी ने सरला देवी को बताया था। अभिजीत 25 साल का अच्छी कदकाठी का नौजवान था। वह सेठ गोपालदास की कंपनी में पिछले 2 साल से बतौर क्लर्क काम कर रहा था। अभिजीत के परिवार में उसकी मां सरला देवी के अलावा 2 बहनें थीं। 2 साल पहले अभिजीत के पिता की मौत हो चुकी थी। वे भी सेठ गोपालदास की कंपनी में काम करते थे। उन्हीं की जगह अभिजीत इस कंपनी में काम कर रहा था। मुग्धा का बदन बुखार से तप रहा था। ऊपर से रसोई की जिम्मेदारी। किसी तरह सब्जी चलाई जा रही थी, तभी उसका देवर राज वहां पानी पीने आया। उसने मुग्धा के हाव भाव देखे तो उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, भाभी आपको तो तेज बुखार है। हाँ, मुग्धा ने कमजोर आवाज में कहा, सुबह कुछ नहीं था। दोपहर से अचानक। भैया को बताया। नहीं, वे तो परसों आने ही वाले हैं, वैसे भी बेकार परेशान होंगे। आज तो रात हो ही गई, बस कल की बात है। अरे, लेकिन राज की फिक्र कम नहीं हुई थी। मगर मुग्धा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मामूली बुखार ही तो है। तुम जाकर पढ़ाई करो, खाना बनते ही बुला लूंगी। जब से मिस रुशाली की प्यार भरी नजर मुझ पर पड़ी थी, तब से मानो मैं तो जी उठा था। हमारे दफ्तर के सारे मर्दों में मैं ही तो सिर्फ शादीशुदा था, और उस पर एक बच्चे का बाप भी। ऐसे में मिस रुशाली पर मेरा जादू चलना किसी चमत्कार से कम न था। पर अब जब यह चमत्कार हो गया था, तब ऐसे में सभी को आहें भरते देख मैं खुद पर नाज कर बैठा था। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उस विशाल पर मिस रुशाली फिदा होंगी। पता नहीं उस हसीना को उस ढहते हुए बूढ़े बरगद के पेड़ में न जाने क्या नजर आया, जो उसे अपना दिल दे बैठी। लंच करते वक्त रमेश आहें भरता हुआ सबसे कह रहा था, हाँ भाई, अब यह बेचारा दिल ही तो है। अब यह किसी गधे पर आ जाए तो इसमें उस कमसिन मासूम हसीना का क्या कसूर। राहुल के इस मजाक पर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। अरे, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सब लोग वहाँ आप दोनों के इंतजार में खड़े हैं, हमशा ने अपने भैया और होने वाली भाभी को एक कोने में खड़े देखकर पूछा। बस कुछ नहीं, ऐसे ही, हमशा की होने वाली भाभी बोली। पर भैया, आप तो ऐसे छिपने वाले नहीं थे, हमशा ने हंसते हुए पूछा। काश हमशा तुम जान पाती कि मैं आज कितना उदास हूँ, मगर मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं बता सकता। इतना सोचकर हमशा का भाई अख्तर लोगों के स्वागत के लिए दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। तभी अख्तर की नज़र सामने से आती निदा पर पड़ी, जो पहले कभी उसी की मंगेतर थी। वह उसे लाख भुलाने के बावजूद भी भूल नहीं पाया था। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? निदा ने अख्तर के अब्बू से पूछा। बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अख्तर के अब्बू ने प्यार से जवाब दिया। घंटी बजते ही दरवाजे खोल दिए गए थे। सुभाष गर्ग चुपचाप बाहर निकल गए। सबकी तरह उनके हाथों में भी फावड़ा टोकरी थमा दिए गए थे। सुभाष ने हैरत से अपने हाथों को देखा कि जिनमें कल तक सिरिंज और ऑपरेशन के पतले नाजुक औजार होते थे, अब उनमें फावड़ा और कुदाल थमा दी गई। क्यों डॉक्टर, उठा तो पा रहे हो ना? एक कैदी ने मस्खरी की। अब यहाँ कोई नस तो मिलेगी नहीं जो अपने नाजुक नाजुक हाथों से आपको कैंची छुरी थमाएगी। सभी कैदियों को एक बड़ी चट्टान पर पहुंचा दिया गया और कहा गया कि यहाँ की चट्टानों को तोड़ना शुरू करो। यह सुनकर सुभाष के पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई थी। रोमा सारे घरों का काम जल्दी जल्दी निपटा कर तेज कदमों से भाग ही रही थी कि वनिता ने आवाज लगाए, अरियो रोमा, नाश्ता तो करती जा। मैंने तेरे लिए ही निकाल कर रखा है। रख दीजिए बीबी जी, मैं शाम को आकर खा लूंगी। अभी बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ, कहते हुए रोमा सर पर दौड़ गई। रोमा यहाँ सोसाइटी के कुछ घरों में झाड़ू पोंछा, बर्तन, साफ सफाई का काम करती थी। इस समय वह इतनी तेजी से अपने प्रेमी रॉनी से मिलने जा रही थी। रॉनी बगल वाली सोसाइटी में मिस्टर मेहरा के यहाँ ड्राइवर था। प्यार कभी भी और कहीं भी हो सकता है।
प्यार एक ऐसा एहसास है जो बिन कहे भी सब कुछ कह जाता है। जब किसी को प्यार होता है तो वह यह नहीं सोचता कि इसका अंजाम क्या होगा, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह इंसान किसी के प्यार में इतना खो जाता है कि बस प्यार के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। तभी तो कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, सब कुछ लुटा कर बर्बाद होकर भी नहीं चेतता और गलती पर गलती करता चला जाता है। प्रमिला और शंकर के बीच अवैध संबंध हैं, यह बात रामनगर थाने के लगभग सभी कर्मचारियों को पता था। मगर इन सबसे बेखबर प्रमिला और शंकर एक दूसरे के प्यार में इस कदर खो गए थे कि अपने बारे में होने वाली चर्चाओं की तरफ जरा भी ध्यान नहीं जा रहा था। शंकर थाने के इंचार्ज थे तो प्रमिला एक महिला कांस्टेबल थी। थाने के सर्वेसवा अर्थात इंचार्ज होने के कारण शंकर पर किसी इंस्पेक्टर, हवलदार या स्टाफ की उनके सामने चूं तक करने की हिम्मत नहीं होती थी। थाने की सबसे खूबसूरत महिला कांस्टेबल प्रमिला थाने में शेरनी बनी हुई थी, क्योंकि थाने का प्रभारी उस पर लट्टू था और वह उसे अपनी उंगलियों पर नचाती थी। रजिया और आफताब का खाता पीता और सुखी परिवार था। आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। आफताब और रजिया ने केक काटने के बाद सबसे पहले अशोक बाबूजी को खिलाया। अशोक बाबूजी भी इसी परिवार का हिस्सा थे। रजिया और आफताब की 20 साल की बेटी आसमा आज भी अशोक बाबूजी से 5 साल की बच्ची की तरह लाड दिखाती है। आफताब के एक स्कूटर हादसे पर अशोक बाबूजी ने किसी फरिश्ते की तरह इस परिवार की मदद की थी। उस हादसे में अपनी टांग गंवाने के बाद आफताब की निर्भरता अशोक बाबूजी पर और ज्यादा बढ़ गई थी। इधर आसमा की शादी की बात चल रही थी। वह बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। उसके लिए एक से बढ़कर एक परिवारों के रिश्ते आ रहे थे। आफताब की खाला की सख्त हिदायत थी कि उनके समाज में ज्यादा दूर के लोगों से रिश्ते नहीं किए जाते और उन्हें अपनी बेटी का निकाह अपने ही किसी एक परिचित परिवार में करना चाहिए।